अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं दे आर सॉलिड प्रिंसिपल्स। और सॉलिड प्रिंसिपल्स जो हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग डिजाइनिंग योर सॉफ्टवेयर सिस्टम। कि जब आप सॉफ्टवेयर अपना डिजाइन कर रहे हो, आप जब सॉफ्टवेयर को डिटेल लेवल पे एनालिसिस करके उसका एक आपने जब सॉफ्टवेयर को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में जब आपने उसका डिजाइन जो है प्रोड्यूस करना हो, तो बीइंग अ गुड डिजाइनर आपके दिमाग में कौन से ऐसे मतलब कह लें कि प्रिंसिपल्स होनी चाहिए, ऐसे कौन से प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, ऐसे कौन सी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आप उस पे अप्लाई करें, अपने सॉफ्टवेयर को चेक करें, अपने सॉफ्टवेयर पे अप्लाई करें, अपने डिजाइन पे अप्लाई करें, स्पेशली व्हेन यू आर चूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम फॉर द डिजाइनिंग ऑफ योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अच्छा, अब जो आज हमने पढ़ने हैं दे आर एक्चुअली ये पांच इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि सॉलिड के नाम से जो है वो फेमस हैं। और इन्हीं को जो है आज हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। और ये जो है वो बहुत ही आसान है, और बस ये है कि एक डिजाइनर होने के नाते आपको जो है वो ये प्रिंसिपल्स आपकी टिप्स पे होने चाहिए। अब ये जो सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं ये इनकी थोड़ा सा अगर बात की जाए, इनकी बैकग्राउंड पे या इनके मतलब क्यों ये कैसे बने, कैसे आए और क्यों हमें इनको फॉलो करना चाहिए। तो जब भी आपने अपना सॉफ्टवेयर या जो मैंने जैसे ही पहले बताया आपको कि जैसे ही अपने अपना कोड वगैरह करना हो, तो आपको जो है तो जब भी आपने कोडिंग करना है तो आपने इन प्रिंसिपल्स को, जैसे पहले ही मैंने बात की है कि आपने अपने कोड में कंसीडर करना है, ताकि आपका कोड जो है, जैसे हम बात करते हैं, हमने सॉफ्टवेयर जस्ट थ्रो अवे पैटर्न पे नहीं बनाना, हमने उसको ज्यादा रोबस्ट करना है। क्योंकि चेंजेस आने हैं सॉफ्टवेयर में, चेंजेस आपको पता है हमारे जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उसमें इनएविटेबल है। आपको जब सॉफ्टवेयर मेंटेन भी हो रहा हो या सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा हो, अपडेट हो रहा हो, तो डेफिनेटली चेंजेस आपको कुछ ना कुछ उसमें आती हैं। तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अगर इन प्रिंसिपल्स को मतलब दिमाग में रखते हुए, स्पेशली इन अपने अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की बात करें, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक अच्छा मतलब कह लें कि वेल मेंटेनेबल किस्म का जो है वो आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। उसका डिजाइन अच्छा होगा और उसका डिजाइन जो है वो मेंटेनेबल होगा। तो इससे ये होगा कि एक तो ये कि जब अगर आप इन प्रिंसिपल को समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा कि एक तो ये कि आप जो आपका कोई भी पीस ऑफ कोड है उसमें अगर इन प्रिंसिपल्स की वायलेशंस हो रही हैं, तो आप उन वायलेशंस को एक तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, आप नेचुरली मतलब जब आप इन को समझ जाते हैं ना प्रिंसिपल्स को, तो नेचुरली आप इतने काबिल हो जाते हैं कि आप जब भी क्लासेस का डिजाइन करें, तो आप लोग जो हैं वो इन प्रिंसिपल्स को फिर फॉलो करने लगते हैं प्रॉपरली। कि अब आपको जब चीजें समझ आ जाती हैं, तो इसलिए ये जो है प्रिंसिपल्स ये समझना जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और राइट, अब हम आगे देखते हैं कि जैसे अब मैंने पहले ही कहा था कि प्रिंसिपल्स बेसिकली आए कहाँ से हैं या क्यों, मतलब इनका ये क्या चीज है, या कैसे इनका जो है ना वो स्टार्ट हुआ था कि इनको फॉलो करना है। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, बेसिकली आप ये समझें कि कुछ रूल ऑफ थंब जैसे होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं ना, जैसे कहते हैं बुजुर्ग जो होते हैं उनकी जो बातें हैं उनसे, उनकी बातों में जो है ना बड़ा दम होता है, उनकी बातें उनके एक्सपीरियंस की बेस पे होती हैं, उनकी बातों को सुनो, अगर अप्लाई करते हो तो बहुत सारा फायदा होता है यंग जनरेशन को। तो बस आप यही समझे कि जो हमारे एक्सपीरियंस डेवलपर्स, एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने जो इतने अरसे की जो उनके डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस थे, और उन्होंने जो रूल्स उनसे जो प्रोड्यूस किए, या उन्होंने जो वो रूल ऑफ थंब या वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने अपने इतने सालों की मतलब एक्सपीरियंस के बाद जो सामने लाए, तो वो जो प्रैक्टिसेस हैं या वो जो उनके असूल हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स की फॉर्म में उन्होंने रखे हैं कि जी ये पांच प्रिंसिपल हैं, जैसे और ये पांच आपने जो है ना वो बेस्ट रूल ऑफ थंब है कि अगर आप एक अपने डिजाइन पे अप्लाई करते हैं तो एक अच्छा डिजाइन जो है वो एक सॉफ्टवेयर डिजाइन या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो है वो आपका बन सकता है। तो अब हम अगर बात करें कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है, तो अब आपको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर को एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे। जब हमने उसको आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, तो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हम सॉफ्टवेयर को क्लासेस की फॉर्म में हम जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो है वो जब आप एक क्लासेस की फॉर्म में, तो आप देखें कि आपका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि आपको
मॉड्यूलराइज्ड किस्म का, आपको रीयूजेबल किस्म का, फ्लेक्सिबल किस्म का, मेंटेनेबल किस्म का जो डिजाइन है सॉफ्टवेयर का, वो आपका मेन जो है वो पर्पस होता है। तो फिर वही बात है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जब आप इनको कलेक्टिवली अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, अपने एप्लीकेशन के ऊपर, उसके डिजाइन के ऊपर जो है आप अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए सॉफ्टवेयर को जो मेंटेन करना और उसको अपडेट करना, डिजाइन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो फिर इसलिए बीइंग अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर, these principle would help you a lot to make a software, to develop a design that can be extended, that is easy to maintain, and to make a you can say a reusable design or reusable application. All right. तो अब बात करते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन करना ही क्यों है। ठीक है, तो अब ये देखें कि अगर हम बात करें, हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो स्मार्ट इनफ हो कि चेंजेस को जो है ना वो वेलकम कर सके। अब स्मार्ट इनफ का क्या मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर, जैसे हमने पहले ही बात की है कि इनएविटेबल है चेंजेस, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, सॉफ्टवेयर आपको पता है मतलब इवॉल्व होते हैं। जब इवॉल्व होते हैं तो न्यू फीचर्स आते हैं, न्यू सर्विसेज उसमें अकोमोडेट करनी होती हैं। तो अगर अंडरलाइंग आपका डिजाइन ही इतना फ्लेक्सिबल नहीं है या स्मार्ट नहीं है, तो फिर क्या है कि उसमें चेंजेस अकोमोडेट करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जो है एक रीयूजेबल या एक स्मार्ट डिजाइन बनाना है, तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो है वो एक की समझा जाता है कि आप जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अगर अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की टेक्निक्स या पैराडाइम आप अप्लाई करते हैं फॉर योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो उससे जो है ना वो आपका सिस्टम या आपका जो डिजाइन है वो बड़ा स्मार्ट हो जाता है। तो स्मार्टनेस अचीव करने के लिए एक तो यही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, दूसरा ये कि वो रीयूजेबल हो डिजाइन, फिर क्या है कि आपने चेंजेस, डेफिनेटली इनएविटेबल है, चेंजेस आपने करनी है, अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है, तो वो जो है वो मिनिमम एफर्ट के साथ जो है सिस्टम को अपग्रेड कर सके। और क्या है कि आपका सिस्टम जब उसको उसकी फंक्शनैलिटी अपडेट करनी हो, एक्सटेंड करनी हो, तो वो विदाउट आप कह रहे हैं कि आपके एग्जिस्टिंग पैरा मतलब सिस्टम को या एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग यानी कि जो आपका सोर्स कोड है उसको खराब किए बगैर आपका सिस्टम जो है वो एक्सटेंड किया जा सके। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि जैसे पहले ही बात की मैंने कि ये जो है वो जो सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं, ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, ये काफी अरसे की डेवलपमेंट एक्सपीरियंस का निचोड़ है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बुजुर्ग कहते हैं ना कि बुजुर्गों की बात सुनो, तो बुजुर्गों की वो जिसे कहते हैं ना पूरी उम्र की तजर्बों का एक निचोड़ है जी इनकी बातें। तो इसी तरह आप ये समझे कि ये जो बाबे हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो मतलब पुराने जितने भी डेवलपर्स थे, जितने भी एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उनके ये जो है ना आप समझे कि इनसाइट्स हैं कि आपने अगर बहुत कॉम्प्लेक्स और इंटरप्राइज लेवल का अगर आपने सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करना है, तो उन इन सॉलिड प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए आप बड़ा अच्छा उसको जो है ना वो मेंटेनेबल और रीयूजेबल किस्म का एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिजाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो लिख सकें, अच्छे प्रोग्राम्स, रीयूजेबल मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर कोड आप प्रोड्यूस कर सकें। और दूसरा ये कि आपके सॉफ्टवेयर को ये मतलब कहीं किसी हद तक आपके लिए जो मेंटेनेंस है वो इजी और थोड़ा चीप कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो डेवलपमेंट टीम है वो काम फास्टर कर लेती है, टेस्टिंग इजी हो जाती है, क्योंकि आपने वो वाली मतलब कह लें कि इसमें से प्रॉब्लम्स आप नहीं प्रोड्यूस करते डिजाइन में, जो नॉर्मली आप अगर इन प्रिंसिपल्स को दिमाग में ना रखें, प्रोग्राम्स तो आपके चल जाएंगे, ठीक है, आपका कोड भी चल जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी बन जाएगी। यानी कि जैसे आप अभी तक अपने कोर्स वर्क में जिस तरह कोर्स प्रोजेक्ट्स बनाते होते हैं, क्या करते हैं कि कोर्स में एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, बस उसको मतलब जब आपने अगला कोर्स लिया, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स लिया, तो आपने क्या किया, उसमें आपको इतने प्रॉब्लम्स नजर आए कि अब मैं, हाँ, आप सोच ही नहीं सकते कि आप उसको अपग्रेड करें। फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्क्रैच से उसकी बिल्डिंग करनी पड़ती है। तो अगर ये काम करेंगे तो सोचें फिर उसमें क्या है कि टीम की डेवलपमेंट जो है वो बजाय फास्ट होने के वो स्क्रैच से कर रहे हैं, तो फिर वो दोबारा नए सिरे से एक चीज बन रही है।
तो बेहतर क्या होना चाहिए कि डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि जो जो रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर चेंज होती जाएं या रिक्वायरमेंट्स ऐड होती जाएं, वो उसको वेलकम करे। एग्जिस्टिंग डिजाइन या एग्जिस्टिंग आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसको वेलकम करे, बजाय इसके कि आपके लिए इतनी मुश्किल हो जाए कि आपको उसको दोबारा से खत्म करके दोबारा से आपको जो है ना इंजीनियर करना पड़े। एक बात तो ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने एफपी ब्रूक्स का पेपर पढ़ा होगा कि देयर इज नो सिल्वर बुलेट। सेम इज द केस विद योर प्रिंसिपल्स के प्रिंसिपल्स आपको ये नहीं कहते कि बस अब सक्सेस गारंटी है आपके लिए, मगर ये आपको बहुत सारे ऐसी सिचुएशन से बचा लेता है जहां पे आपकी एफर्ट जाया हो रही है, जहां पे आपकी कॉस्ट जाया हो रही है, जहां पे आपका टाइम जो है ना वो ऑप्टिमल नहीं रहता। आप जो है ना ऑप्टिमल किस्म के रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करते इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी या इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट या एफर्ट या कुछ भी कह लें। तो ये आपको उन गलतियों से बचाता है कि जिसकी वजह से आपके जो प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज हैं, टाइम, आपका पैसे, आपका एफर्ट, ये सब जो है ना कहीं इफेक्ट होता है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज का प्रिंसिपल है दैट इज सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अब इसके नाम पे आप गौर करें, सिंगल, एक, लाइक सिंगल, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने एक किसी यूनिट को एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट करनी है। अब सिंगल का भी मतलब कुछ डिफरेंट तरीके से हम समझेंगे कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है। जैसे यहाँ पे आप देखें कि आपकी जो क्लास है उसके अंदर कोई एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो वो करना, जो करे क्यों। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये आपको पता है कि हम नॉर्मली बात करते हैं हाई कोहिजन लो कपलिंग कीजिए, हमारा डिजाइन इतना हाईली कोहिसिव हो, कपलिंग कम से कम हो। तो अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये हाई कोहिजन को आप कह लें कि सपोर्ट करता है, या ये जो है वो ये प्रिंसिपल इनकरेज करता है कि आपका जो यूनिट है, यानी कि यूनिट मींस आपका कोई मॉड्यूल है, कोई क्लास है, वो क्या हो, हाईली कोहेसिव हो, राइट। तो यहाँ पे देखें आपको एक वो एक डिफरेंट टूल्स का एक आपको कॉम्पैक्ट सा एक डिस्पेंसर, एक सेट सा नजर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर जस्ट बिकॉज यू कैन डजंट मीन यू शुड। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप बेशुमार काम कर सकते हैं तो आपको वो करने भी चाहिए। उसकी क्या वजह है कि आप जो हैं वो फिर इतने ज्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं और फिर आपके ऊपर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर किसी सिचुएशन में अगर आपकी कोई सर्विस अवेलेबल ना हो तो वो क्या होगा कि आपकी वजह से काम रुक जाएगा। ऐसे ही है ना कि अगर आप जो है वो एक फैकल्टी मेंबर को आप फाइनेंस का भी काम दे रहे हैं, एचआर का भी काम दे रहे हैं, एक फैकल्टी मेंबर को आप जो है ना वो लेट्स वो स्टूडेंट सर्विसेज का भी उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या होगा अगर फॉर एग्जाम्पल वो किसी दिन लेट सपोज बीमार हो गया फैकल्टी मेंबर, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट वालों का भी काम रुक जाएगा, स्टूडेंट सर्विसेज वालों का भी काम रुक जाएगा। तो बेटर क्या है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्टर्स के हिसाब से आप जो है वो डिवाइड करें। ठीक है, इस बात पे गौर कीजिएगा विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सिंगल एक्टर। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। अब ये देखें इट्स अ बेटर डिजाइन कि क्या है कि आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ सारे जो टूल्स हैं उसका एक आप बना के मिक्स मसाला आप एक ही उसमें जो है ना वो सर्विस प्रोवाइडर में डाल दें। इंस्टेड आपने क्या करना है कि एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेपरेट आप जो है ना वो क्लासेस में उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप डिवाइड करें। अब अगर यहाँ पे आप देखें फर्स्ट वाली जो व्हीकल क्लास है, अब यहाँ सिंगल व्हीकल क्लास में हमने जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सारी की सारी हमने डाल दी है। ठीक है, कि गेट इंजन ऑयल, गेट फ्यूल लेवल और गेट एयर प्रेशर एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। तो इसमें ऑब्वियसली ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की जो है ना वो वायलेशन है। अगर हम यहाँ पे ये करें कि जैसे राइट हैंड साइड पे है कि हमने क्या कहा है कि आप जो एक क्लास है जो स्प्लिट कर दें उसको उसकी कंसर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। ये जो है ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को अब जो है ये फॉलो करता है कि व्हीकल के अंदर आपने स्टेयरिंग और बाकी वाले डाल दिए, मगर इंजन के रिलेटेड जितने भी हैं, गेट इंजन ऑयल और जो भी इसके हैं रिलेटेड इंजन, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंजन को दें, और जो टायर से रिलेटेड है वो सारी की सारी वो कर दें टायर की क्लास में। तो क्या कर दिया कि बजाय एक ही ओवरलोडेड व्हीकल की बड़ी सी क्लास बना के आप उसको ओवरलोड करें और उससे कोहिजन सेक्रीफाइस करें, आपने क्या किया उसके कोहिसिव जो है ना मल्टीपल यूनिट्स बना दिए। ऑलराइट, तो अब आगे और भी एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये बेसिकली रॉबर्ट सी मार्टिन है और इनको जो है वो नॉर्मली अंकल बॉब के नाम से भी जो है ना वो रिसर्च और जो है ना एकेडमिक्स में और इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन में बड़ा इनको जो है ना वो इज्जत हासिल, और ये अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इंस्ट्रक्टर है। और इनकी सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो एजाइल मैनिफेस्टो के ये ऑथर है। और इसके अलावा ये कि
जो डिफरेंट डिजाइन प्रिंसिपल जो थे, सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल, वो भी इन्होंने जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे। तो खैर, मॉरल ऑफ द स्टोरी के ये क्या कहते हैं कि उनकी बुक में भी ये मेंशन है कि क्लास के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, शुड हैव वन एंड ओनली वन रीजन टू चेंज। ठीक है, कि अगर क्लास को आपको चेंज करना पड़ रहा है तो मल्टीपल रीजंस या मल्टीपल एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेंज ना करना पड़े। उस अगर क्लास को चेंज करना है तो उसकी चेंज का कोई एक ही रीजन हो। एग्जांपल्स आएंगे आगे तो आपको शायद थोड़ा सा और भी पता चले। अब ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये एक बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल है और ये डेवलपर्स ज्यादातर जो है ना वो एक रोबस्ट और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर जो है ना प्रोड्यूस करने के लिए या लिखने के लिए जो है ना वो अप्लाई करते हैं। ना सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक यूनिट क्लास के ऊपर अप्लाई, बट अप्लाई किया जा सकता है। ये जो है ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स पे, इवन माइक्रो सर्विसेज पे, पैकेजेस पे, इवन कंपोनेंट्स पे, एपीआईज पे, जिस भी लेवल का आपका हम एलिमेंट की बात करें, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में एलिमेंट्स की बात की थी, जिस भी लेवल के एलिमेंट की बात करें ये प्रिंसिपल हर एक लेवल पे लग जाता है। ठीक है, प्लस ये कि इससे क्या होता है कि जो क्लासेस हैं या उनके मेथड्स हैं वो आपके लिए इजी हो जाते हैं। इजी इन द सेंस आपके लिए रीडिंग के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अगर आपको कभी चेंजेस करने पड़े तो ये सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर जो है ना वो इफेक्ट होता है, और उसी में आपको आप करते हैं, बजाय इसके कि आपको फिर उसकी वजह से पूरे जो से कहते हैं ना वो पूरे मॉड्यूल में आपको जो है ना वो चेंज करना पड़े। तो और माइक्रो सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद कुछ लोगों को पता हो कि जो माइक्रो सर्विसेज हैं एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है। वो इंशाल्लाह जब हम आर्किटेक्चरल स्टाइल्स पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जिसमें आपके ये होता है कि पूरी एक एप्लीकेशन जो है वो छोटी स्मॉल सर्विसेज के ऊपर जो है ना वो उस पर डेवलप करते हैं, और हर सर्विस जो है ना वो अपना एक प्रोसेस रन कर रही होती है। और ये सर्विसेज जो है ना वो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करती हैं, और नॉर्मली एक लाइट वेट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं नॉर्मली, जैसे एचटीटीपी या मैसेजिंग के थ्रू जो है ना इनकी कम्युनिकेशन होती है। खैर एनीवेज, जब हम आर्किटेक्चर स्टाइल्स का हम जब शुरू करेंगे टॉपिक तो फिर हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे। अब अगर हम आगे देखें तो ये देखें यहाँ पे एक और एग्जांपल है, रेक्टेंगल की क्लास है जिसमें उसका एक जो काम है वो क्या है कि उसने ड्रॉ, और दूसरा उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है, एरिया कैलकुलेशन। राइट, तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के मुताबिक हमें करना क्या चाहिए कि रिक्टेंगल की क्लास में जस्ट एक ड्रॉ और एक और क्लास होनी चाहिए जो कि इसकी एरिया कैलकुलेशन से जो है ना वो डील करे, जो इससे इनहेरिट हो। तो हम देख लेते हैं कि एसआरपी के मुताबिक इसका क्या सोल्यूशन है। एसआरपी के मुताबिक इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे जो है वो देखें, यहाँ पे भी उन्होंने बात की है कि क्लास रिक्टेंगल जो है वो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रही है। एक तो ये कि उसकी ड्राइंग की, और दूसरा उसका एरिया कैलकुलेशन की। तो यहाँ पे बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड होना चाहिए डिफरेंट क्लासेस में। किस तरह की रेक्टेंगल की क्लास हो जिसके अंदर एरिया का मेथड जो है रेक्टेंगल की क्लास के अंदर हो, और रेक्टेंगल जी यू आई या रेक्टेंगल यू आई की क्लास के अंदर उसका ड्रॉ का मेथड जो है वो आप डालें। तो इस तरह क्या होगा कि हर एक क्लास के अंदर उसकी कंसर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रेजेंट होगी। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक और एग्जांपल है कि यहाँ पे जो है वो ये हो यहाँ पे रहा है कि क्लास में जो है वो टास्क है कि आपने सेल टैक्स कैलकुलेटर है, सेल टैक्स आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। अब सेल टैक्स की जो रेगुलेशंस हैं वो प्रोविंसेस टू प्रोविंसेस जो है वो वेरी करती हैं। तो फिर यहाँ पे क्या है कि ये वाले सेल टैक्स कैलकुलेटर की जो क्लास है इसको कैलकुलेट करना है सेल टैक्स फॉर द मल्टीपल प्रोविंसेस। ठीक है, अभी आप यहाँ देखें इन्होंने स्विच स्टेटमेंट के अंदर ये वाली फंक्शनैलिटी जो है वो एक ही क्लास टैक्स कैलकुलेटर क्लास के अंदर जो है ना वो सारा कुछ इसी के अंदर उन्होंने जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये सोल्यूशन काम तो करेगा, मैंने आपको बताया ना कि ये नहीं कि आपका अगर आप ये प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं भी करते तो आपके सॉफ्टवेयर या आपकी एप्लीकेशन काम नहीं करेंगी, वो क्रैश हो जाएंगी। काम वो करेंगी, बट क्या होगा कि वो इट वुड नॉट बी अ स्मार्ट सोल्यूशन। जैसे मैंने आपको पहले की बात आया था ना कि स्मार्ट सोल्यूशन का क्या मतलब है या स्मार्ट डिजाइन का क्या मतलब है, कि आप उसको फिर मेंटेन करने के, आप उसको अपग्रेड करने के, इजीली उसको रीयूज करने के, इजीली उसको अपग्रेड करने के जो है ना वो काबिल नहीं होंगे। आपके रिसोर्सेज, आपकी एफर्ट, सब कुछ जो है वो जाया हो। तो यहाँ पे जो है ना वो एसआरपी जो हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है वो यहाँ पे जो है वो वायलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब सिस्टम जो है वो, यहाँ ये जो क्लास है वो हार्ड टू मेंटेन और हार्ड टू टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखें कि अगर एक प्रोविंस भी ठीक है अपना सेल टैक्स का जो है वो परसेंटेज चेंज करता है
तो पूरी की पूरी क्लास जो है आपकी टैक्स कैलकुलेटर की, उसको चेंज होना पड़ेगा, उसको चेंज हमें करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, इससे जो रिजल्ट में हमारे पास एक अनइंटेंडेड किस्म का साइड इफेक्ट है, जो दूसरे प्रोविंसेस के ऊपर भी जो है ना वो पड़ेगा। तो फिर हम अब क्या करते हैं कि इसी, ये जो अब ये कोड है जिसको, जो कि वायलेट कर रहा है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, हम इसको रीफैक्टर करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन बनता है, और इसकी कैसे हम जो है ना एसआरपी को, इसकी एप्लीकेशन को, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन को हम यहाँ पे मेक इट श्योर करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने क्या किया है कि एक सेल टैक्स कैलकुलेटर की क्लास हमने जो है ना अलग कर दी, और इसके जो मेथड हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो हैं वो अब ओवरराइड हो रहे हैं। हमारे पास एक जो क्लास है जो इसको फर्दर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है टैक्स कैलकुलेटर की क्लास को, दैट इज ब्रिटिश कोलंबिया टैक्स कैलकुलेटर। और एक और क्लास है जो इसी मेन क्लास को जो है वो इंटरफेस को, या मेन क्लास को जो है वो क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, दैट इज क्यूबिक टैक्स कैलकुलेटर से। ठीक है, अब हमने दो बना दिए, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या हमने अब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो प्रिंसिपल है हमने श्योर कर दिया कि इस क्लास के अंदर एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस क्लास के अंदर एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब क्या होगा कि अगर एक प्रोविंस के अंदर चेंज आएगा तो वो दूसरों को इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा ये कि इसको जो हमने रीफैक्टर किया है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट कैलकुलेटर की क्लास का जो अपने यूनिट टेस्टिंग की थी, अब उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जस्ट एक ही यूनिट को जो है इफेक्ट करेगी, पूरी पूरी एप्लीकेशन के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है वो नहीं होगा। राइट। तो इससे हमने जो है वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को हमने अश्योर किया। अब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जैसे मैं आपको क्या कह रही हूँ कि एक और पर्सपेक्टिव भी इसका जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, कि किसी एक एक्टर या रिलेटेड ग्रुप ऑफ एक्टर्स की रीजन हो, अगर किसी भी बिजनेस लॉजिक को या बिजनेस रिक्वायरमेंट को चेंज करना हो, तो वो किसी एक रीजन या एक बिजनेस रिक्वायरमेंट को चेंज करना पड़े। ठीक है, यानी कि कोई एक फंक्शनैलिटी, मैं इसको फिर रिपीट करती हूँ, कि आपकी कोई भी आपने फंक्शनैलिटी लिखी है। अब अगर यहां से बात शुरू करें, फंक्शनैलिटी, कोई मॉड्यूल या होल मॉड्यूल, तो अगर आप देखें, मैंने आपको बताया था कि हम एलिमेंट की बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन में। तो जो एलिमेंट है या मॉड्यूल है वो क्या है, वो कोई सेट ऑफ फंक्शंस भी हो सकते हैं। वो मॉड्यूल या एलिमेंट कोई क्लास भी हो सकती है, वो कोई पैकेज भी हो सकता है, सोर्स कोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो मॉड्यूल है या वो जो होल फंक्शनैलिटी है, उसको अगर चेंज करना हो, या जो भी आपका मॉड्यूल है, कोहेसिव यूनिट है जो भी आपका, तो वो कहीं एक एक्टर जो है ना वो उसका रीजन बने। ये नहीं कि आपको मल्टीपल एक्टर्स और डिफरेंट डेविएटेड डिफरेंट किस्म के आपके जो है एक्टर्स हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक यूनिट चेंज करना पड़े। जैसे आगे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे एक एम्प्लॉय की क्लास है और उसके अंदर हमने तीन मेथड्स दिए हुए हैं, एक कैलकुलेट सैलरी, एक कैलकुलेट आवर्स, और आपने सेव एम्प्लॉय डेटा। अब यहाँ पे एक ही एम्प्लॉय की क्लास है जिसके अंदर आपने तीन मेथड्स दिए हुए हैं, जबकि जो आपका कैलकुलेट सैलरी का है वो कोई चीफ फाइनेंस ऑफिसर है, वो उसकी ये उस फंक्शनैलिटी के साथ इसका जो है ना रेलिवेंसी है। इसी तरह कैलकुलेट आवर्स जो है वो चाहिए एचआर वालों को, जबकि आपके जो सेव एम्प्लॉय का डेटा है वो चाहिए टेक्निकल स्टाफ के लोगों को। मगर आपने इन सब एक्टर्स का जो एक कॉमन, मतलब कह लें कि जो उनकी फंक्शनैलिटी है, वो आपने एक बहुत ही जेनेरिक क्लास एम्प्लॉय के अंदर आपने जो है ना एकोमोडेट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो एक पब्लिक मेथड है कैलकुलेट सैलरी, यहाँ पे ये अगर हम तीन मेथड्स की बात करें, इन तीन मेथड्स को, तो ये तीन मेथड्स जो हैं ये तीन डिफरेंट एक्टर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन में है उनको चाहिए। ठीक है, और हमने क्या करती है कि उन तीन मुख्तलिफ एक्टर्स के जो मेथड्स हैं वो हमने एक ही क्लास है, एम्प्लॉय की क्लास, जिसके अंदर हमने अकोमोडेट कर दिया। तो इट इज अ बिग प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है ये वायलेशन है। ये मल्टीपल डिपार्टमेंट के लोगों की जो है ना वो फंक्शनैलिटी जो है वो एक ही यूनिट के अंदर हमने करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देखें कि जैसे मेथड है कैलकुलेट सैलरी, वो आगे एक प्राइवेट मेथड है रेगुलर आवर्स, उसको जो है वो यूज कर रहा है। और यही वाला जो रेगुलर आवर्स है, वो ये वाला जो मेथड है प्राइवेट मेथड गेट रेगुलर आवर्स, जो कि कैलकुलेशन कर रहा है, वो जो है वो कैलकुलेट आवर्स वाले मेथड में भी जो है ना वो यूज हो रहा है, जो कि क्या है, वो जो कि जिसको एचआर का जो पर्सन है वो जो है वो यूज कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम किस तरह है, आप ये देखें कि अगर कोई भी चेंज, ठीक है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो है वो कैलकुलेट सैलरी
के मेथड में करता है तो फंक्शनैलिटी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। और इसका भी पूरा चांस है कि वो वाली जो चेंज है, वो जो गेट रेगुलर आवर्स का जो हमारा प्राइवेट मेथड था, ये जो पीछे हमने देखा है, इसमें भी जो है ना वो चेंजेस करे। अब होगा क्या, आपका चीफ फाइनेंस ऑफिसर उसने जो है वो चेंज किया उस मेथड में, जो कि दूसरे एक्टर्स को भी आपको जो था वो रिक्वायर्ड था। तो क्या हुआ, इस मतलब डिजाइन की वजह से पब्लिक और प्राइवेट मेथड्स दोनों जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं एक ही टाइम पे। तो इसका क्या मतलब है कि जो वो एचआर का जो एक्टर था या कोई और एक्टर भी जो था उस ऑर्गेनाइजेशन का, उनको क्या है, एक रॉन्ग डेटा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि किसी एक एक्टर ने जो है वो प्राइवेट मेथड जो है वो चेंज कर दी है, जो एचआर के कंसर्न बंदे को या फॉर एग्जांपल टेक्निकल जो हमारा तीसरा एक्टर था उसको जो था वो रिक्वायर्ड था। तो इसका मतलब क्या है कि मसला ये था कि आपने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की वायलेशन की है, कि आपने एक एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो है वो सारे के सारे पब्लिक मेथड्स डाल दिए हैं, जो कि मल्टीपल एक्टर्स जो थे उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो जो थे जिनको रिक्वायर्ड थे। और फिर हमारा असल में क्या था कि उन एक्टर्स को आपस में एक दूसरे का एक्टर्स का काम भी पता होने की जरूरत नहीं थी, जबकि आपने सारा कुछ जो है वो एक ही जगह कर। तो अब अगर कोई चेंज आता है तो आपने देख लिया है कि वो फिर दूसरे एक्टर्स की फंक्शनैलिटी को भी जो है वो इफेक्ट कर रहा है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो ये क्या है, ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की वायलेशन है, सीधी सीधी। ठीक हो गया, ये देखें। तो इट्स अ बैड रूज कि यहाँ पे जो है वो गेट आवर्स, रेगुलर आवर्स कैलकुलेशन जो था वो चीफ फाइनेंस ऑफिसर ने अपनी सैलरी कैलकुलेशन के दौरान जो है वो यूज किया है, तो उसने उसको भी चेंज कर दिया। तो ये जो है वो अब चेंज किस्म का इंफॉर्मेशन एचआर को जो है वो यूज करेगा, जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए डिजायरेबल नहीं थी। अब यहाँ पे देखें, कपलिंग इंक्रीज हो रही है अनफॉर्चुनेटली, अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे कपलिंग इंक्रीज हो रही है, जबकि हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो था वो इस चीज को एडवोकेट कर रहा था कि आप कोहिजन को जो है वो आप इंक्रीज करें। अब प्रॉब्लम क्या था बेसिकली, कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय की क्लास थी वो डिफरेंट जो फंक्शनैलिटी है आपकी, जो कि मुख्तलिफ एक्टर्स को सॉफ्टवेयर सिस्टम के जिनको वो एड्रेस कर रहा था, हमने उसको एक ही एम्प्लॉय की क्लास में इनकैप्सुलेट करने की कोशिश की है। तो इससे क्या हुआ कि जब भी अगर कोड को जो है वो अपग्रेड करने की जरूरत पड़ी है किसी एक बिजनेस फंक्शनैलिटी, किसी एक बिजनेस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट, तो क्या है कि वो जो है वो जो है वो उसको ठीक तरह से एड्रेस नहीं कर रहा, और हमें जो है वो सारी उन मल्टीपल एक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको भी जो है वो चेंज करना पड़ रहा। ठीक है, तो फिर क्या है कि हमें जो है वो, अगर कोड जो है वो इस तरह आपने लिखा है जो मल्टीपल एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिफरेंट है, मगर आपको फिर आपको आप डिफरेंट फंक्शनैलिटी, बिजनेस फंक्शनैलिटी आप जो है ना वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं एक ही मॉड्यूल में, तो फिर ये क्या है, ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की स्ट्रेट अवे वायलेशन। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक तो इसका सोल्यूशन हम इंशाल्लाह जब हम अपने डिजाइन पैटर्न शुरू करेंगे, तो फसाद पैटर्न है, हम इंशाल्लाह इसको बाद में देखते हैं, वो एक सोल्यूशन है। मगर सिंपल अभी कॉन्सेप्ट अगर आपको सिंपलीफाई करके बताऊं, तो इसमें क्या है कि आपने जो है वो उसको अपने मॉड्यूल को या अपनी हैवी क्लास को आपने क्या कर देना, आपने डिकम्पोज कर देना। ठीक है, कि अब आपकी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके अंदर जो चेंज की रिक्वेस्ट है वो किसी एक ही पर्टिकुलर स्टेक होल्डर की तरफ से जो है वो रिक्वेस्ट हो और इंटरटेन, ना सिर्फ ना ये कि मल्टीपल एक्टर्स जो है ना उनकी तरफ से आपके जो है ना वो चेंजेस आ रहे हो, और फिर उससे क्या होगा कि कपलिंग इंक्रीज होती है। तो फिर क्या है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने बस ये देखना है कि जब भी आपका आपने जब इवेलुएट करना है अपने डिजाइन को, कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलरली एक क्लास में आपने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है या नहीं की। कहीं भी अगर आपको ऐसे लगता है कि आपने एंड की फॉर्म में, ये भी चेक बाज बुक्स में बताते हैं कि अगर आप ऐसा है कि अगर आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन की एक्टिविटी कर रहे हैं, और अगर आपको आंसर ऐसे मिल रहा है कि एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, अगर एंड करके आपको लग रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर एक दफा देख लें, रीथिंक कर लें, और अपने डिजाइन को बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको आप चेक कर लें।
राइट। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी क्लेम करते हैं कि जी अगर तो हम इतनी ज्यादा क्लासेस डिवाइड करके इतनी ज्यादा क्लासेस बना देंगे तो हमारा तो डिजाइन ही हमसे नहीं संभाला जाएगा। तो फिर एक ये बात है कि दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिजाइनर कि वो कितना डिजाइन में कितनी क्लासेस को जो है वो संभाल सकता है। दैट टोटली सब्जेक्टिव, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिजाइनर कि वो किस लेवल तक जो है वो क्लासेस को डिवाइड करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, ओपन क्लोज प्रिंसिपल की। ठीक है। अब ओपन क्लोज प्रिंसिपल जैसे कि नाम से ही पता है कि ओपन एंड क्लोज, कुछ चीजों के लिए ओपन एंड कुछ चीजों के लिए क्लोज। अब ये प्रिंसिपल को देखते हैं कि यहाँ पे जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल है, यहाँ पे ये कहता है कि आपका जो भी यूनिट है, आपका जो भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, आपकी जो भी यूनिट है, आपका क्लास है, आपकी जो भी एंटिटी है, मॉड्यूल है, फंक्शन है, वो ओपन होना चाहिए एक्सटेंशन के लिए मगर क्लोज होना चाहिए मॉडिफिकेशन के लिए। अब इसको समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपके पास नॉर्मली मार्केट में एप्पल के फोन्स हैं और आपके पास जो है वो एंड्रॉयड फोन्स हैं, गूगल के फोन्स हैं। ठीक है। तो अगर आपने, जैसे आप अगर फोन की बात करें तो आप क्या करते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं। तो ये क्या है कि ये बेसिक फंक्शनैलिटी है जो कि तमाम मोबाइल फोन्स में है, चाहे वो गूगल के फोन्स हैं या चाहे एप्पल के फोन्स हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो गूगल और एप्पल ने इन फंक्शनैलिटीज को मोडिफिकेशन के लिए क्लोज कर दिया। ठीक है। कि अब आप हर फोन में मैसेजेस, फोटोज, कॉल्स ये तो फिक्स ही होंगे। ठीक है। ये मॉडिफिकेशन के लिए ओपन नहीं है, ये क्लोज है। मॉडिफिकेशन मीन अपडेशन के लिए या चेंजेस के लिए। लेकिन क्या है कि ये मोबाइल फोन्स आपको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर की फॉर्म में आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप इसके अंदर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज अपनी मर्जी से ऐड कर लें। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वहां से गेम्स एक्सटेंड कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई थीम्स वगैरह अपने मोबाइल में जो पहले से मौजूद है अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करते हैं, आप और जो थीम्स हैं आप अपनी वॉलपेपर और पता नहीं क्या कुछ जो है ना वो प्ले स्टोर से या आप अपने ऐप स्टोर से जो है वो आप डाउनलोड कर देते हैं। तो यही वाला जो रूल है वो हमें जब हमने क्लासेस लिखनी है तो उनके ऊपर भी हमने जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करना है कि वी शुड स्ट्राइव टू राइट कोड दैट डज नॉट have to be changed every time the requirements change। कि हमने ऐसा कोड नहीं लिखना कि जिसको हमें जब भी रिक्वायरमेंट चेंज हो तो हमें उसको पूरे के पूरे को जिसे कहते हैं ना चेंज करना पड़े। अब वो कैसे होगा, जैसे हम कहते हैं कि हमने कोई क्लास लिखी और वो पहले से प्रोडक्शन में जो है वो काम ठीक कर रही थी। अब हमें कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि हमने जो है ना उसमें फीचर्स कुछ ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली जो हम एक नए किस्म के जो कोडर्स होते हैं वो कर रहे होते हैं कि वो सिंपली जो है ना क्लास के कोड में जाते हैं और उसके अंदर जो है ना वो चेंजेस शुरू कर देते हैं। और वो वाली क्लास जो पहले वाली जो पहली फंक्शनैलिटी थी, जो पहले वाले फीचर्स थे उनके साथ ठीक काम कर रही थी, हम उसी के अंदर जाके ना कोड को ना मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या कहता है, हम इस काबिल होने चाहिए कि हमारी क्लास के अंदर कोई अगर फीचर्स ऐड होते हैं तो हम जो पहले से उसका करंट कोड है या पुराना जो कोड है उसको इफेक्ट किए बगैर हम नई फंक्शनैलिटी को उसके साथ जो है ना एक्सटेंड कर पाए। ये बेसिकली ओपन क्लोज प्रिंसिपल आपको कहता है। क्यों, वो इसकी वजह क्या है, क्योंकि जब भी हम कोड को एडिट करते हैं तो हम उसके अंदर नए प्रॉब्लम्स को, आने वाले नए फीचर्स के साथ नए प्रॉब्लम्स के, नए एरर्स के पोटेंशियल को हम क्या कर देते हैं, उस रिस्क को हम हाई कर देते हैं। तो इसलिए पॉसिबल, इसलिए हम कहते हैं कि पॉसिबल है कि जब भी कोई फंक्शनैलिटी आपने ऐड करनी हो तो इस तरह से करें कि वो जो पहले से आपके प्रोडक्शन में जो काम ठीक कर रहा है कोड, उसको टच किए बगैर, उसको अपडेट किए बगैर, उसको छेड़े बगैर आपने जो है ना वो उसको एक्सटेंड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप टाइम टेबल की एग्जाम्पल ले लें कि आप टाइम टेबल एक डिजाइन होता है, उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से ना क्लैशेस आते हैं। तो एक इंतहाई बैड अप्रोच ये होती है कि जो ऑलरेडी सेट स्टूडेंट्स हैं उनका सब कुछ जो है ना वो उथल पुथल कर दिया जाए, नए जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके क्लासेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो होना क्या चाहिए कि उन जिनके क्लासेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनके लिए आपका जो एल्गोरिदम है वो इतना रोबस्ट होना चाहिए कि वो उनको पहले के स्टूडेंट्स की जो सेटिंग बनी हुई है उनको छेड़े बगैर नए स्टूडेंट्स को किसी तरह एकोमोडेट करे। तो दैट इज
ओपन क्लोज प्रिंसिपल। एक और एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई टूरिज्म कंपनी है, टूरिस्ट की कंपनी है, वो क्या है, वो एक पैकेज ऑफर करते हैं जिसको हम बेसिक पैकेज कहते हैं फॉर एग्जांपल, कि जिसके अंदर वो फ्लाइट्स का, होटल का, एक टूर गाइड की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब होता क्या है कि ये पैकेज एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, तो जबरदस्त इनकी कस्टमर फॉलोइंग और बहुत अच्छी है। अब होता ये है कि कुछ नए सेट ऑफ कस्टमर्स आते हैं और वो कहते हैं जी हमें यहाँ पे जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी दें आप। ठीक हो गया। अब ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ऐड करना है, तो हमें इसका मतलब है कि पैकेज में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, अब हम फ्लाइट्स जो है ना वो वन वे फ्लाइट्स देंगे। अब इन्होंने क्या किया है कि एग्जिस्टिंग जो चलता हुआ पैकेज था उसके अंदर ही इन्होंने जो है ना नई रिक्वायरमेंट्स को छेड़ने की कोशिश की है, तो जो उनके पहले से जो कस्टमर्स थे वो इफेक्ट हुए, जो इस वाले पैकेज के साथ ठीक चल रहे थे, तो दैट्स वायलेशन ऑफ ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो बेटर क्या होना चाहिए था कि आपका जो पहले वाला पैकेज जो फ्लाइट होटल एंड गाइडेड टूर वाला था उसको ना छेड़ते, उसमें एक्सटेंशन हो जाती एक कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के पैकेज की। दैट इज अ करेक्ट अप्रोच, दैट इज अ वायलेशन, दैट इज द कंप्लायंस ऑफ ओपन क्लोज प्रिंसिपल। एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये बीटर, आपने नॉर्मली जिनको बेकिंग वगैरह का शौक है उन्होंने ये यूज किया होगा। तो अब यहाँ पे आप ये देखें ओपन क्लोज प्रिंसिपल के मुताबिक कि आपने जब भी फॉर एग्जांपल आपने अगर बीटिंग करनी है तो आप क्या करते हैं, इस वाला जो इसका इंटरफेस है यहाँ से इसके बीटर्स को, ये जो ये वाले इसके ये जो टूल्स हैं इनको आप जोड़ लेते हैं और आप मशीन यूज कर लेते हैं। और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल नीडिंग करनी है या आपको कोई और फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है तो सिंपली आप इसको जो है वो प्लग आउट करते हैं और इनमें से किसी को भी आप उसके साथ अटैच करके आप उसको यूज कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल यहाँ पे क्या कहता है कि बजाय इसके कि आप मशीनरी खोलें, हर दफा आपको जब भी अब फंक्शनैलिटी आपकी चेंज होगी, रिक्वायरमेंट आपकी चेंज होगी, आप बजाय इसके कि आप अंदर की मशीनरी खोलें और उसमें जाके चेंजेस करें, दैट शुड बी क्लोज्ड, इट शुड बी एक्सटेंसिबल। बजाय इसके कि आप उस कोड को खोलें, आप एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को छेड़ें, आपका सिस्टम इतना स्मार्ट होना चाहिए कि जो भी एक्सटेंडेड किस्म की रिक्वायरमेंट आ रही है वो उसके साथ अलाइन हो जाए, राइट। अब देखें यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमें पता है कि इंटरफेसेस जो हैं वो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लो कपलिंग को अचीव करने के लिए, क्लासेस के बीच में लो कपलिंग को अचीव करने के लिए जो इंटरफेसेस हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि एब्स्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्शन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने एब्स्ट्रैक्शन की पावर को यूज करना है तो फिर आप क्या करते हैं, आप इंटरफेसेस को जो है वो आप यूज करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे एक एग्जांपल है। तो अब यहाँ पे अगर आप इस एग्जांपल में देखें कि अभी तक यहाँ पे हमने जो है वो एक एरिया कैलकुलेटर हमारी क्लास है और उसके अंदर हम मल्टीपल शेप्स जो हमारे पास हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स, उनके हम एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जब सबसे पहले आप ये देखें, पहला फंक्शन जो कि कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया है, जो कि इनपुट पैरामीटर्स में विड्थ और हाइट ले रहा है और आपको एरिया जो है वो रिटर्न कर रहा है। इसी तरह इस एरिया कैलकुलेटर के अंदर दूसरा मेथड है जो कि सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है और आपको जो है वो रिटर्न कर रहा है सर्कल का एरिया। इसी तरह अगर आपकी नई एक रिक्वायरमेंट आ जाती है, यह चलता हुआ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब एक नई रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आपको कहते हैं कि जी अब आप ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करें, हम स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करें, तो आपका जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, तो चाहे क्लास के कोड को, एग्जिस्टिंग क्लास के कोड को छेड़े बगैर आप उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सके नए रिक्वायरमेंट्स के साथ, के बजाय आप क्लास के कोड को दोबारा खोलें और उसके अंदर मशीनरी, जैसे वो हमने फीचर की बात की थी, तो आपका कोड इस तरह होना चाहिए कि एक्सटेंड किया जा सके। तो इसका बेटर सोल्यूशन क्या है कि जो मैंने अभी आपको कहा है कि हम इंटरफेसेस को यूज करते हैं। हमने इंटरफेस बनाया है शेप का, एक शेप का इंटरफेस है, ठीक है। और उसके अंदर जो है एक मेथड है जो कि है कैलकुलेट एरिया। और उसके बाद जो है वो आपका जो एरिया कैलकुलेटर की क्लास है वो क्या करी है कि यहाँ पे जो है वो शेप्स की मल्टीपल लिस्ट्स हैं और वो जो भी शेप आती जाती है वो उसके हिसाब से जो है ना वो एरिया की कैलकुलेशन करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि रेक्टेंगल की क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है शेप की क्लास, शेप के इंटरफेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें इसके प्राइवेट मेंबर्स हो गए और ये जी आपने जो है इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि ये शेप क्लास का जो आपका कैलकुलेट एरिया है ये इसको ओवरराइड कर रहा है। इसी तरह
अब अगर आप बात करें कि सर्कल का एरिया आपने कैलकुलेट करना, तो क्या करना पड़ेगा, इसी तरह क्लास सर्कल इम्प्लीमेंट शेप। तो यहाँ पे जो है वो उसी इम्प्लीमेंट कर देगा उसी इंटरफेस को, और उसके बाद जो है वो एरिया, सॉरी, उसका उसके हिसाब से जो है ना उसका कैलकुलेट एरिया जो है वो कॉल हो जाएगा, जो कि शेप के इंटरफेस के अंदर मौजूद था। इसी तरह अगर नई रिक्वायरमेंट आ जाती है जी आप ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करें, तो आप एक नई क्लास जो है ना इंट्रोड्यूस करें और वो शेप क्लास को इम्प्लीमेंट करें। और इसी तरह अगर स्क्वायर की आ जाती है, तो वो एक फिर नया आप उसके ये काम करें कि उस स्क्वायर को जो है वो इम्प्लीमेंट करें इंटरफेस शेप से, और जो है वो अपनी जो एरिया कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करें। ऑलराइट, अब जो है अगला प्रिंसिपल है, दैट इज रिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ये जो है ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल का आप समझें कि एक किस्म की एक्सटेंशन है। ऑलराइट, और ये प्रिंसिपल जो है वो इसी तरह जो हमारा सॉलिड प्रिंसिपल की जो हमारी सीरीज है उसमें थर्ड प्रिंसिपल है। ओके, अच्छा, अब अगर हम बात करें रिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की, जो हमारे सॉलिड जो डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं उसमें हमारे पास थर्ड प्रिंसिपल है। तो इसमें जो है वो मेन बात हमारे पास जो है वो ये है कि आपका जो मतलब यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो आपकी एक्चुअल क्लास है और उसकी जो मतलब कहने की इनहेरिटेंस, बेसिकली इट एड्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन क्लासेस। ठीक है, ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपका जो है ना प्रिंसिपल है। ये कहता है कि जो भी आपकी एक्चुअल क्लास का इंस्टेंस है, यानी कि जो आपकी पेरेंट क्लास का इंस्टेंस है, वो आपके उसी क्लास की जो सब क्लास इंस्टेंसेस है उससे रिप्लेसेबल। यानी कि आपका जो सब क्लास का जो इंस्टेंस है वो आपके पेरेंट के क्लास को रिप्लेस कर सकते। यानी कि क्या मतलब है कि यहाँ पे देखिए कि सब क्लासेस यानी कि जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं आपकी, वो आपकी बेस क्लास या आपके पेरेंट क्लास को जो है वो रिप्लेस कर सके या सब्स्टिट्यूट कर सके। आगे एग्जांपल्स आती हैं तो फिर आपको ज्यादा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अब अगर देखें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसका रेशनल समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे इसका सारा रेशनल जो है वो क्या है, कि मकसद क्या है, क्या इसके पीछे की जो साइंस है। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स में हम बेसिकली हमें पता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर में एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, और हम उससे रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को हम उसको जो है ना रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को उसमें प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट करते हैं। तो क्या है कि बहुत ज्यादा हाई पॉसिबल चांस है कि हम कोड इस तरह लिखते हैं कि जो कि मतलब कह लें कि कोड काम ठीक कर रहा हो, कोई मसला ना हो, कोई क्रैश ना हो, कोई फंक्शनैलिटी की वायलेशन ना हो, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हो, मगर कॉन्सेप्चुअली वो रॉन्ग, राइट, सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, बट वहां पे कॉन्सेप्चुअली उसके अंदर गलती ना हो। जिसमें आपको पहले कहा था ना कि कोड चल जाएगा, बट क्या होगा उसके अंदर मसला क्या होगा कि वो लॉजिकली भी ठीक होगा, मतलब कह लें कॉन्सेप्चुअली ठीक नहीं होगा। अब अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें तो जो आपका लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है वो कहता है कि आपने इनहेरिटेंस को प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया हो। कि अगर आपने इनहेरिटेंस को करेक्टली अप्लाई किया तो इसका मतलब है कि एलएसटी, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म है लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की, उसको आपने वायलेट नहीं कर, अगर आपने इनहेरिटेंस को करेक्टली यूज किया। और अगर आपने इनहेरिटेंस को इनकरेक्टली यूज किया तो इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है कि आपने एलएसटी को जो है वो क्या किया, आपने वायलेट किया, इस रूल को, इस प्रिंसिपल को जो है ना आपने वायलेट किया। तो इसको समझना जरूरी है। तो ये प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली बारबरा डिस्कॉफ के ही नाम पे है, डिस्कॉफ प्रिंसिपल, सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। 1987 में की सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट, 1987 में के रूल जो है वो इन्होंने प्रेजेंट किया था। और इसमें जैसे रूल कहता भी है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सुपर क्लास विल बी replaceable with objects of its सब क्लासेस विदाउट ब्रेकिंग द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को ब्रेक किए बगैर अगर तो आपकी सुपर क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके सब क्लास के ऑब्जेक्ट्स उसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने डिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल अप्लाई किया है, राइट। अब ये जो प्रिंसिपल है ये इश्योर करता है कि आपके जो कोई भी जो पेरेंट क्लास है उसके जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो पेरेंट क्लास के इंस्टेंसेस को वो क्या कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, यानी कि अपने पेरेंट्स की जगह पे उनको यूज किया जा सकता है कोई भी सिस्टम में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस किए बगैर। ठीक है,
तो फिर क्या है कि हम जब भी अपनी एप्लीकेशन में इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो हमें इस चीज को इश्योर करना है कि जो आपके चाइल्ड क्लासेस हैं वो आपके पेरेंट की क्लास को रिप्लेस कर सकते, ये प्रिंसिपल है, ये चेक है आपके साथ, राइट। तो फिर इसका क्या मतलब है कि जो चाइल्ड क्लासेस हैं जो पेरेंट से मतलब कहने के आप डिराइव करते हैं, वो पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज को जो है वो इनहेरिट कर, तो इसका मतलब है कि अगर इनहेरिट करनी होगी तो ही वो जो है ना उससे रिप्लेसेबल होगा, यानी कि तभी आप एक पेरेंट के जो ऑब्जेक्ट है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या एक चाइल्ड जो है वो पेरेंट को रिप्लेस कर सकता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे एक क्लास है बी, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज देखें कि अगर कुछ केसेस में हम जो है वो अगर यूटिलाइज नहीं कर सकते एक कोई ऐसा मेथड जो चाइल्ड क्लास में हो, राइट, और जो कि पेरेंट क्लास में मौजूद था, तो इसका क्या मतलब है कि ये वायलेशन है उसकी लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, राइट। कि आप देखें ना कि अगर कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी है, कोई भी ऐसा मेथड है जो कि आपके पेरेंट में मौजूद था मगर आप उसको चाइल्ड में यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि ये क्लियर जो वायलेशन है वो किसकी है, आपकी लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है ना वो एक क्लास है बी, तो उसको इस रूल के मुताबिक पेरेंट क्लास ए को जो है वो रिप्लेस करना चाहिए। अब देखें कि बी जो है वो ए का सब क्लास है, तो जो ए का ऑब्जेक्ट है वो बी के क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बात समझ आई आप? तो क्या है, इट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट ओनली क्लास ए ऑब्जेक्ट बिकॉज बी होल्ड्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए। तो इसका क्या मतलब है कि हम जो है वो इस बिहेवियर को यू कैन से वी कैन अप्लाई द बिहेवियर इफ वी आर यूजिंग द इनहेरिटेंस। जब भी चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट की क्लास का सेम एक्शन परफॉर्म ना कर सके तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे बग्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें ऑब्जेक्ट ए जो है वो फंक्शन कॉल कर रहा है जो कि क्लास ए में, बट अगर ऐसा हो कि वो फंक्शंस जो हैं वो क्लास बी में अवेलेबल ना हो, तो क्या है कि इट्स एन ऑब्वियस इशू। इससे हम कहते हैं कि इनहेरिटेंस को जब भी आपने यूज करना है अपने कोड में तो हमें एक दफा लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को हमें एश्योर करने के लिए एक बार चेक करना चाहिए। और आगे देखते हैं, अब यहाँ पे देखें कि ये फंक्शन है एक्स जो कि क्लास सी का इंस्टेंस जो है ना वो इंस्टेंस जो है ना वो लेता है। अब ये जो सेम फंक्शन है इस जो इस सी क्लास से क्लासेस एक्सटेंड हो रही हैं उनके भी इंस्टेंसेस को इसको लेना चाहिए, ठीक है। ये लिस्कॉक्स प्रिंसिपल कहता है कि ये वाला फंक्शन अगर क्लास ये जो वॉइड एक्स जो आपका फंक्शन है कि जो ये लिखा हुआ है फंक्शनलिटी, अगर ये इस पेरेंट क्लास के इंस्टेंस को लेती है तो इसका मतलब है कि यही फंक्शन फिर इसी सी से जो है दो क्लासेस एक्सटेंड हो रही है C1 और C2, तो इस वाले फंक्शन को इन क्लास के इंस्टेंसेस को जो है वो लेना चाहिए असूली तौर पर, राइट, और विदाउट ब्रेकिंग एनी फंक्शनैलिटी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। तो अगर कोई फंक्शन जो है वो एक क्लास का इंस्टेंस लेता है तो उसी सेम फंक्शन को उसकी डिराइव्ड क्लासेस का भी इंस्टेंस जो है वो लेता है। ये है आपका लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसकी बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपका जो है ना कोई फार्मर है, एक कोई किसान है, और उसका जो बेटा है वो भी वही स्किल्स इनहेरिट करेगा जो फार्मर के अंदर होगी, जो उसके फादर के अंदर होगी। तो क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसका जो बाप है वो कभी किसी वजह से अवेलेबल नहीं होता तो उसके बेटा जो है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो फादर को रिप्लेस कर सके, राइट। अगर तो वो जो उसका बेटा है अगर फार्मर बनना चाहता है तो वो फिर क्या है कि वो अपने फादर को जो है क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। मगर मगर अगर वो बेटा उसका क्रिकेटर बनना चाहता है तो डेफिनेटली वो अपने फादर को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो डिस्कॉर्स सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जो चाइल्ड क्लास है वो रिप्लेसेबल होनी चाहिए, चाइल्ड क्लास का जो इंस्टेंस है रिप्लेसेबल होना चाहिए आपके पेरेंट क्लास, राइट। अब यहाँ पे देखें ये एक और एग्जांपल है कि यहाँ पे एक रोबो है, बिग रोबो, पेरेंट रोबो, फादर रोबो,
जो कि उसके जो फंक्शनैलिटी है या उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि वो कॉफी बना सकता है। जबकि जो उसी का डिराइव्ड क्लास है वो क्या कहती है कि जी मैं रोबोस सन हूं बट आई कैन मेक ओनली वाटर। तो इसका क्या मतलब है कि मिनी रोबो जो है वो यहाँ पे पेरेंट रोबो को जो है वो रिप्लेस नहीं कर रहा। तो लिस्कॉफ प्रिंसिपल की ये वायलेशन है कि ये इसके इंस्टेंस को इससे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, राइट। मगर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो मिनी रोबो है वो बिग रोबो को रिप्लेस कर सकता है कि जो फंक्शनैलिटी जो पैरामीटर जो भी फंक्शनैलिटी आपके जो पेरेंट रोबो आपको प्रोवाइड कर रहा है, सेम सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको मिनी रोबो जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, ऑफर कर रहा है। इसकी वजह से स्टॉक्स प्रिंसिपल जो है वो वॉयलेट नहीं होता। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, एक हमारे पास जो है वो क्लास है, स्पोर्ट्समैन की क्लास है जिसका एक जो पैरामीटर है वो हेल्थ। अब यहाँ पे जो चाइल्ड उसकी क्लास है, जो उसकी ड्राइव क्लास है, वो क्या है, रनर। वो भी उसकी फंक्शनैलिटी इनहेरिट कर रहा है जिसका जो फंक्शनैलिटी क्या है, हेल्थी, राइट। अब ये जो है ये इससे रिप्लेसेबल है, यानी कि ये हेल्दी है तो इसका मतलब है कि रनर हेल्दी है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक नया पैरामीटर एक फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऐड हो जाता है, बॉल की। तो अब इसका क्या मतलब है कि जो रनर है, जो उसकी चाइल्ड क्लास है, उसको भी बॉल किक जो है वो मस्ट इंप्लीमेंट करना है। मगर यहाँ पे क्या है कि ये रेलिवेंट नहीं है रनर से, और यहाँ पे ये एलएसपी को, हमारे रिस्क सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को ही वायलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्समैन तो होल्ड करता है प्रॉपर्टी या फंक्शनैलिटी कि जो कि एक स्पोर्ट्समैन की टाइप के साथ एसोसिएटेड है या रेलिवेंट है। बट ये सारे स्पोर्ट्स के साथ रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें जो रनर की क्लास है वो बॉल किक को इनहेरिट तो कर रहा है, मगर क्या है ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने के काबिल, क्योंकि सारे के सारे रनर जो है वो बॉल किक नहीं करते। तो फिर ये क्या है, इट्स अ क्लियर ब्रेकिंग ऑफ योर एलएस, आपका जो लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि ये देखें, यहाँ पे एक व्हीकल है और ये सारे ही जो है व्हीकल्स है, मगर ये जो है ये एलएसपी को, ये वाला जो इसका चाइल्ड है ये एलएसपी को वायलेट करता है, क्योंकि इसने जो है वो उसकी कुछ फंक्शनलिटी को ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी जो है वो डिजाइन एलएसपी को वायलेट कर रहा है। देखें एक पेरेंट क्लास है बर्ड फ्लाई, ईगल इससे जो है वो इनहेरिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे ईगल तो चले ये इसको इसकी फ्लाई की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकता है, मगर ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाई नहीं करता, राइट। तो फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन का यहाँ पे इसको अगर इसका सिग्नेचर ये फ्लाई का देता भी है तो यहाँ पे इसको कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है कि हमने इनहेरिटेंस ठीक तरीके से यूज नहीं की। एक और एग्जांपल देखते हैं, कोड एग्जांपल। यहाँ पे देखें, बर्ड है और वो क्या कर रहा है, ईट स्लीप फ्लाई, तीन जो है वो उस क्लास के अंदर जो है वो मेथड। तो यहाँ पे देखें कि क्लास डक जो है वो बर्ड को एक्सटेंड कर रही है और इसमें मौजूद सारे मेथड्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। फिर डक कैन ईट, यस, डक कैन स्लीप एंड डक कैन फ्लाई, राइट। बट अगर यहाँ पे आप एक और चीज देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो डक के लिए जो है वुड बी वर्किंग। क्यों? क्योंकि वो बर्ड क्लास से इनहेरिट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एलएसपी का कोई भी वायलेशन नहीं है, यानी कि इसका मेथड, सॉरी इसका इंस्टेंस पेरेंट को जो है वो रिप्लेस कर सकता है। मगर अगर राइट हैंड साइड पे आप देखें तो ऑस्ट्रिच जो है वो कुछ फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, जैसे फ्लाई। तो इसका क्या मतलब है कि वो हो इनहेरिट बर्ड से ही रहा है मगर ब्रेक कर रहे हैं एलएसपी। तो अगर हम इसका मेथड एक्सटेंड कर भी लेते हैं, ओवरराइड कर भी लेते हैं, तो भी ऑस्ट्रिच की क्लास में उसको यूज नहीं रख सकते, वो हम यूजेबल नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या है कि एलएसपी की जो है वो वायलेशन है, और यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट बर्ड की जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको फिक्स इस तरह से कर सकते हैं कि हमने क्या किया है कि हमने एक बर्ड की क्लास बनाई है जिसमें हमने कर दिया है कि ईट और स्लीप
दो काम करती है। एक हमने और क्लास बनाई है फ्लाइंग बर्ड के नाम से, जो कि बर्ड को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर, उसके अंदर जो मेथड हमने डाल दिया वो फ्लाई है। अब ये जो फंक्शनैलिटी है, ये जो आपकी जो सर्विस है वो सिर्फ फ्लाइंग बर्ड के साथ जो है ना आपने एसोसिएट। तो यहाँ पे क्या किया अब हमने कि यहाँ पे जो डक की क्लास है वो एक्सटेंड कर रही है फ्लाइंग बर्ड को, और इसके अंदर ईट को जो है वो ईट क्यों, क्योंकि वो जाहिर है उसकी सुपर क्लास है, ईट को इम्प्लीमेंट कर रही है, स्लीप को कर रही है और फ्लाई को कर रही है। जबकि यहाँ पे ऑस्ट्रिच को हमने जो है वो एक्सटेंड किया है फ्लाइंग बर्ड के साथ, जिसके अंदर जस्ट जो है वो हमारे पास वो वाले बर्ड्स हैं, सॉरी हमने बर्ड सॉरी एक्सटेंड किया है बर्ड के साथ। तो बर्ड के साथ जो एसोसिएटेड उसकी फंक्शनलिटी है दैट इज ईट एंड स्लीप, एंड वी आर नॉट नो मोर वरीड फॉर द थर्ड वन दैट इज फ्लाई। तो अब हमने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ वन सुपर क्लास, ठीक है, हमने दो सुपर क्लासेस जो है ना बना दी, और हमारा जो चाइल्ड क्लास है वो एक्सटेंड कर रहा है सुपर क्लास को जो उसको रिक्वायर्ड। तो हम इस प्रॉब्लम को, या जो हम ये जो हमारा इशू आया है, हम इसको जो है वो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सुपर क्लास हमने एक इंट्रोड्यूस कर दी है जो फ्लाइंग बर्ड्स की। तो अब क्या है कि अब हमारा कोड जो है वो लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को जो है वो अब कंप्लाई करता है, राइट। जो नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है दैट इज इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। इंटरफेसेस जैसे हमने पहली बात की ओपन क्लोज प्रिंसिपल में, कि बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है, एक टेक्निक है, एक कहने के टूल है जिसको यूज करते हुए हम जो है वो लो कपलिंग क्लासेस के बीच में जो है वो अचीव कर सकते हैं। और आपने देखा था कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल में हमने इंटरफेसेस के जरिए जो है वो क्लासेस की जो फंक्शनैलिटी है वो हमने एक्सटेंड की थी क्लास को मॉडिफाई किए बगैर। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो एक किस्म का आप ये समझें कि जो इंटरफेसेस होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट की एक तरह के काम करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह के काम करते हैं। तो जब भी किसी क्लास ने कोई सर्विस किसी दूसरी क्लास से जो है वो रिक्वेस्ट करनी हो, तो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस इंटरफेस को जो है वो फॉलो करना होगा, ठीक है, उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए उस इंटरफेस के साथ। प्रॉब्लम हमारे पास तब आती है कि जब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कर देते हैं, लोडेड कर देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि हमारे पास जो है वो मेंटेनेबिलिटी के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, कि जब हम इंटरफेसेस को इतना ज्यादा लोडेड कर देते हैं, एक फैट इंटरफेसेस का भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो फिर क्या है कि हमारे पास जो है वो मेंटेनेबिलिटी के इश्यूज आते हैं। तो इसलिए इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल आपके पास क्या कहता है कि सब क्लासेस को हमने फोर्स नहीं करना कि जो है वो डिपेंड करें ऐसे इंटरफेसेस के ऊपर के जो कि वो काम ना कर सके, वो फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म ना कर सके। ठीक है, अभी इसको आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे अगर एक छोटा सा इंटरफेस है एनिमल, ठीक है, फीड का उसके अंदर मेथड है, ठीक है, डॉग ने एनिमल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, वैलिड है जी, वॉइड फीड समझ आती है। टाइगर ने इम्प्लीमेंट किया एनिमल को, समझ आती है जी, वॉइड फीड। बट व्हाट इफ अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि जी एनिमल इंटरफेस के अंदर आपने जो है ना वो वॉइड प्ले भी डाल दिया, ऐसा आपने मेथड भी डाल दी है कि जो कि उस इंटरफेस को इलॉजिकल कर रहा है, ओवरऑल उसको जो है ना वो फ्लडेड कर रहा है, ऐसी उसके अंदर जो है ना मेथड इंट्रोड्यूस करें जो कि उसके जो जो भी इम्प्लीमेंट करेंगे उसको क्लासेस उनको मस्ट हो जाए कि उसको उनकी जो है ना वो सिग्नेचर इम्प्लीमेंटेशन उन्हें प्रोवाइड करनी है, जबकि वो उनका कंसर्न भी ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डॉग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एनिमल को, तो वो समझ आती है जी फीड एंड प्ले। बट व्हाट इफ टाइगर अगर इम्प्लीमेंट करता है एनिमल को, तो फीड तो है मगर अगर आप खेलेंगे ना टाइगर के साथ तो वो आपको ही खाएगा, तो फिर आपका जो है ना वो गेम जो है ना वो ऑन हो जाएगा। तो फिर क्या है कि इंस्टेड इसको करने के आप क्या करें कि एक और इंटरफेस जो है ना बनाए पेट के नाम से, और फिर क्या करें उसके अंदर आप प्ले का मेथड जो है वो आप उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दें। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल ये भी कहते हैं कि देखें वही बात है जैसे मैंने आपको पहले भी की है कि अगर आपने एब्स्ट्रैक्शन की पावर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर आप वन ऑफ द उसका जो एक स्ट्रॉन्ग मतलब पिलर एब्स्ट्रैक्शन आप पढ़ते हैं, उसको यूज करने के लिए आपके पास जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या डिजाइन में आपके पास इंटरफेसेस जो है ना वो आते हैं। तो इंटरफेसेस क्या क्या है कि वो
हाइड करते हैं डिटेल्स को, और क्लासेस जो कि उनको इम्प्लीमेंट करी होती है उनको फ्रीडम देते हैं कि उन इंटरफेसेस को या उन डिटेल्स को जो है वो क्या करें, इम्प्लीमेंट करें, राइट। अगर आप यहाँ देखें वही बात है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की जो है ना वो एक्सटेंशन है इंटरफेस एग्रीगेशन। तो इंटरफेस है एक I1 और उसको जो है ना 3 क्लासेस जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्या है कि क्या होता है कि जब अपने इंटरफेसेस के साथ काम करते हो तो अक्सर आप जो है ना वो ना चाहते हुए भी आपके अनइंटेंशनली जो है वो आपसे जो है ना वो इंटरफेसेस जो है ना वो इतने लोडेड बन जाते हैं, फ्लडेड बन जाते हैं कि जिसका मतलब जो उससे इम्प्लीमेंट होने वाली क्लासेस हैं उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो खैर वो देखते हैं अभी उनको हम क्या कहते हैं फैट इंटरफेस, और इसमें क्या है कि लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं और इससे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं कि इंटरफेसेस के बारे में कि वन इंटरफेस शुड नॉट बी हैंडलिंग अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, इंस्टेड मल्टीपल इंटरफेसेस शुड बी हैंडलिंग डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटीज। ठीक है, कि अब देखें ये वही बात है जो फैट इंटरफेस की बात थी ना, ये अब फैट इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। फैट इंटरफेस में कौन सा होगा कि वो ऐसा इंटरफेस होगा जो कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो हैंडल कर रहा होगा, और फिर क्या होगा कि उससे वो जो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खामखा का दर्द सर बन जाएंगी उन क्लासेस के लिए जो कि उन उस इंटरफेस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर। तो हम आगे देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने कहा चले आपको समझाने के लिए मैं ले लेती हूँ कि देखिए आपके पास अगर एक एटीएम मशीन हो जिसके अंदर जैसे यहाँ पे तो मुझे पता नहीं पाकिस्तान में ऐसे होता है कि नहीं, बाहर इंटरनेशनल जो है वो एटीएम मशीन में एट अ टाइम जो है फंक्शनलिटी आपको वो प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप उधर से कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं और चेक या कैश अपना डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अब अगर आप ये देखें अगर आपने एक ही एटीएम मशीन है और उसके अंदर ये दोनों ह्यूज किस्म के आपने जो है ना वो आपने इंटरफेसेस प्रोवाइड करनी है, तो अब प्रॉब्लम क्या आएगा? अब प्रॉब्लम ये आएगा कि देखें जिन लोगों ने कैश निकलवाना है वो रेयर होता है कि उन लोगों ने चेक और अपना जो कैश है वो डिपॉजिट भी करवाना हो, और जिन लोगों ने चेक या कैश सॉरी डिपॉजिट करवाना है उन्होंने कैश निकलवाना भी हो। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक हैवी किस्म की जो है ना एटीएम मशीन लगा दी है तो जिसने एक ही काम करना है और जिसका एक ही आपको पता है कि वो आपको पता है एटीएम मशीन पे एक ही बंदे के खड़े होने की जो है जगह होती है और डोर बंद कर देते हैं। तो क्या होगा, बाय मल्टीपल किस्म के लोगों की जो है ना वो लाइन लगी होगी, किसी ने कैश विड्रॉ कराना होगा, किसी ने कैश जो है चेक डिपॉजिट कराना होगा। तो यहाँ पे जो है ना वो डिपेंडेंसी बढ़ रही है खाम। ठीक है, तो अब इसका अच्छा सोल्यूशन क्या था जो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल कहता है कि आप जो है वो इंटरफेसेस को सेग्रीगेट कर, यानी कि कैश विड्रॉल की जो यूनिट है वो अलग होता है, इंटरफेस अलग होता है, और कैश चेक डिपॉजिट का इंटरफेस अलग होता है। इससे क्या है कि दोनों को जो है वो सर्विसेज मिल रही हैं और किसी के लिए भी हिंड्रेंस जो है वो पैदा नहीं। एक और तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें, ये रियल लाइफ एग्जांपल थी, यहाँ पे आपको डिजाइन वाइज एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ कि आप देखिए डिजाइन आपने इंटरफेसेस इस तरह करने हैं कि जो क्लासेस उनको इम्प्लीमेंट कर रही हैं उनको बहुत सारी अनयूज्ड फंक्शनैलिटी को बाय फोर्स इम्प्लीमेंट ना करना पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इंटरफेस है I1 और उसके अंदर कौन कौन से मैथड्स है A B C D E। अब यहाँ पे जो क्लास 1 है वो इम्प्लीमेंट कर रही है B C D को, मतलब उसका जो कंसर्न है वो किसके साथ है, वो क्लास के B C D के साथ है, B C D को इम्प्लीमेंट कर। और जो क्लास 3 है वो सिर्फ BC को कर रही है, और क्लास 2 जो है वो इन सारों को कर रही है A B C। इसका क्या मतलब है कि क्लास 1 और क्लास 3 दो ऐसी क्लासेस हैं जो कि सारी की सारी उस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट नहीं करी जो कि आपके इंटरफेस में आपने दिया है। मगर ये है कि इनको फिर इसके लिए सिग्नेचर तो देना पड़ेगा, यानी कि जो मेथड ये यूज नहीं कर रही उसको फिर भी उसका सिग्नेचर एटलीस्ट देना पड़ेगा। तो ये वायलेशन है आपके इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल। यहाँ पे भी वही बात है कि देखें आपने इतना फैट इंटरफेस बनाया है कि यहाँ पे ये इंटरफेस सेग्रीगेशन ISP की जो है वो वायलेशन कर रहा है कि बर्ड के अंदर ईट वॉक फ्लाई सब डाला हुआ है। चले ईगल तो इसको अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो समझ आती है, ठीक है। मगर अगर हम ऑस्ट्रिच की बात करें तो अगर ये बर्ड क्लास को ऑस्ट्रिच जो है वो इम्प्लीमेंट करता है तो इसको जो है वो फ्लाई के बिहेवियर को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो कि इसके लिए अननेसेसरी है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ एक फैट इंटरफेस बनाने के अब बेटर ये होता है कि हम रोल बेस्ड इंटरफेसेस जो है वो डेवलप करें। ये कहता है इंटरफेस एग्रीगेशन। ठीक है, तो अब क्या करें, फैट इंटरफेस को आप डिफरेंट इंटरफेसेस में जो है आप डिवाइड करें, राइट। तो ये एक उसका करेक्ट वर्जन है।
इंटरफेस का, कि आप इंटरफेस को सेग्रीगेट करें। यहाँ पे देखिए क्या किया, बर्ड, बर्ड से फ्लाइंग बर्ड, और ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जिसको जो है वो से जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इसी तरह फ्लाइंग बर्ड से जो है वो ईगल इम्प्लीमेंट हो रहा है। यानी कि आपने इंटरफेसेस को जो है आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि इंटरफेसेस जो है वो इस तरह से डेवलप हो कि हर एक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंसर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ताकि वो स्पेसिफिक, अंडरस्टैंडेबल और रीयूजेबल किस्म का काम कर सके। अब हम एक कोड एग्जांपल भी देख लेते हैं फैट इंटरफेस की। अब यहाँ पे देखें एक ऑडियो डिवाइस मैनेजर है। ऑडियो डिवाइस मैनेजर का जो है वो एक इंटरफेस है, और इसके अंदर जो है वो आपके पास मल्टीपल जो है ना वो वर्चुअल मेथड्स हैं, स्टार्ट का, स्टॉप का। एक जो ऑडियो डिवाइस है ये रीड भी कर रही है डेटा, राइट भी कर रही है। अब देखें इस, अगर एक डिवाइस है माय ऑडियो इनपुट डिवाइस मैनेजर, ठीक है, एक इनपुट डिवाइस मैनेजर है। अब ये देखें इसका काम जो है वो, जो आपकी इनपुट डिवाइस मैनेजर है उसका काम राइट के साथ तो है, मगर उसका काम रीड के साथ नहीं है। मगर क्या होगा कि जब ये माय ऑडियो इनपुट डिवाइस मैनेजर जब ये इस वाले इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, तो बाय हुक और बाय क्रोक उसको उसका जो रीड का मेथड है उसकी भी उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसको उसकी जो सिग्नेचर है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। वरना आपको पता है कि वो फिर एरर आ जाता है आपकी एग्जीक्यूशन के। तो बेटर क्या था कि ऑडियो डिवाइस मैनेजर का जो है इंटरफेस उसके अंदर स्टार्ट स्टॉप और जो है ना ये मैथड डालें, और फिर क्या करें ऑडियो इनपुट डिवाइस मैनेजर का जो है वो अलग इंटरफेस बना दें, और जो ऑडियो आउटपुट डिवाइस मैनेजर है उसका एक अलग, जिसमें इसमें रीड हो ऑडियो इनपुट में और ऑडियो आउटपुट में एक राइट हो। तो अब क्या है कि अगर मैं अपनी कोई डिवाइस मैनेजर है तो मैं क्या कर रही हूँ उसको, आपको पता है ना कि हम मल्टीपल इंटरफेसेस से भी अपने क्लास को जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर तो वो दोनों काम कर रही है तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी, अगर तो वो सिर्फ ऑडियो इनपुट कर रही है तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ऑडियो डिवाइस मैनेजर, एक तो मैंने इससे इम्प्लीमेंट किया और दूसरा ऑडियो इनपुट डिवाइस मैनेजर से मैंने इम्प्लीमेंट किया, और यहाँ पे जस्ट मुझे जो है वो क्या करना पड़ रहा है, रीड डेटा। तो दैट वाज अबाउट इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, कि आप फ्लैट इंटरफेसेस ना बनाएं, बजाय इसके आप इजी और मैनेजेबल इंटरफेसेस जो है वो आप डिजाइन करें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और आखिरी हमारे पास सॉलिड प्रिंसिपल्स में जो हमारे पास एक प्रिंसिपल रह गया दैट इज डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। इसमें जो है आप वर्ड पे गौर करें कि यहाँ पे जो है वो आपने किसके ऊपर फोकस करना है, कि डिपेंडेंसी जो मॉड्यूल्स के बीच में है, हाई लेवल लो लेवल जो हमारे मॉड्यूल्स हैं या जो क्लासेस हैं या जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, उनकी जो है वो डिपेंडेंसी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ना हो। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन जो अंडरलाइंग आपकी जो उसकी मॉड्यूल्स की इम्प्लीमेंटेशन है, बल्कि उनकी डिपेंडेंसी जो है वो आपने इन्वर्ट करनी है इंटरफेसेस के ऊपर, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। क्योंकि आपको पहले ही बताया कि एब्स्ट्रैक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपके इंटरफेसेस के थ्रू जो है वो रियलाइज करवाई जाती है। तो पहले हम इस, जैसे हम इसको पहले भी समझ रहे थे, अब उसी तरह हम इसको लेके चलते हैं कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल कहता क्या है, कि जो हाई लेवल मॉड्यूल्स हैं वो आपके लो लेवल मॉड्यूल्स के ऊपर या उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है डिपेंड ना करे, बल्कि एब्स्ट्रक्शन के ऊपर, इंटरफेसेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करे, राइट। आगे एग्जांपल आएगी तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट पहले जैसे हम कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करते होते हैं कि हाई लेवल्स जो भी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जो भी आपके डिजाइन में जो हाई लेवल आपके जो कंपोनेंट्स हैं, वो आपके लो लेवल कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड ना करे, बल्कि हाई लेवल लो लेवल दोनों जो है वो एब्स्ट्रैक्शंस के ऊपर, यानी कि आप इंटरफेसेस के ऊपर उनको डिपेंड करें। कोई भी मॉड्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल डिपेंड ना करें आपकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। और राइट, इंटरफेसेस इतने स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में आपके लिए जो है वो टूल है। अब क्या है कि हम ये बात कर रहे हैं बार बार कि जो आपके हाई लेवल और इवन लो लेवल जो मॉड्यूल्स हैं कोड के ऊपर या अंडरलाइन इम्प्लीमेंटेशन या एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी किसके ऊपर डिपेंडेंसी होनी चाहिए, आपके एब्स्ट्रैक्शंस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल मुझे देखी थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, कि अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है तीन क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ठीक है। अब जो क्लास ए है वो डिपेंडेंट है फॉर एग्जाम्पल क्लास बी के ऊपर। इसका मतलब है कि जो क्लास बी की छोटी थोड़ी बहुत इंप्लीमेंटेशन है वो क्लास ए को मालूम है,
ठीक है, कुछ ना कुछ हद तक उसको उसका नो हाउ है। इसी तरह क्लास बी जो है वो डिपेंडेंट है क्लास सी के ऊपर। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें कि एक तो डिपेंडेंसी के, अगर फॉर एग्जांपल क्लास बी के अंदर जो है वो कोई चेंज आता है तो डेफिनेटली वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा क्लास ए को, एंड सेम इज द केस विद क्लास सी, दैट दैट एक्चुअली क्लास बी इज डिपेंडेंट ऑन क्लास सी, जिसके ऊपर क्लास सी जो सॉरी बी जो है वो डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे आपको कोई भी चेंज करना करना होता है क्लास बी में, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा क्लास ए को, एंड सेम इज द केस विद क्लास सी, कि अगर वो कोई चेंजेस उसके अंदर आती हैं तो वो डायरेक्ट करेगा इफेक्ट क्लास बी को। तो ये एक पूरा डिपेंडेंसी जो है ना वो ट्रैक बन जाता है, एक डिपेंडेंसी चेन बन जाती है। और दूसरा जो इस आर्किटेक्चर में प्रॉब्लम देखने में एपरेंटली नजर आ रहा है वो क्या है कि इसमें यूनिट टेस्ट केसेस, यानी कि आपको पता है आप टेस्टिंग का कोर्स पढ़ के आए हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ के आए हैं, तो आपको पता है कि लेवल ऑफ टेस्टिंग होता है। सबसे पहले आप यूनिट्स को टेस्ट करते हैं, श्योर करते हैं कि इंडिपेंडेंट सॉरी जो आपके अंडरलाइंग जो सेपरेट यूनिट्स हैं वो किसी भी लेवल का यूनिट हो सकता है, क्लास हो सकती है, कोई मॉड्यूल हो सकता है, वो जो है वो परफेक्टली काम करे, और उसके बाद फिर हम उसको इंटीग्रेट करके और फिर सिस्टम लेवल पे उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो अगर पर्टिकुलरली बात की जाए कि आपके यूनिट टेस्टिंग, तो इसका मतलब है कि अब क्लास ए जो है वो डिपेंडेंट है क्लास बी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि अगर क्लास ए में जो है वो कोई चेंज आता है, ठीक है, तो अब अगर आपको फॉर एग्जांपल, चले चेंज को छोड़े, आप फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि क्लास ए के लिए आपने जो है वो यूनिट टेस्ट लिखना है, ठीक है, टेस्ट केस आपने लिखना है, तो इसका क्या मतलब है कि क्लास ए जो है वो डिपेंडेंट है क्लास बी के ऊपर, तो फिर क्लास बी को जो है वो हमें मॉक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंसी है ना उसकी। और इसी तरह अगर क्लास बी के लिए आपको यूनिट टेस्ट लिखना है तो आपको जो है वो मॉक करना पड़ेगा क्लास सी को। तो इस तरह से आपके लिए जो डिफिकल्टी है इवन टेस्टिंग फेज में भी इस तरह की डिपेंडेंसी को लेके, तो आपको जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो अब टेस्टिंग के प्रोसेस को भी इजी करने के लिए आपको ये जो चेंजेस हैं इन क्लासेस के दरमियान उनको ऑप्टिमली मैनेज करना पड़ेगा। और इसको जो मैनेज करने के लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हो रहा, राइट। तो अब उसके लिए जो है वो आपके पास क्या सोल्यूशन है। अब डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए, या ये वाला डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल श्योर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिपेंडेंसीज को इन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इस तरह से कि इन्वर्जन किस तरह के, आपने जो है वो डायरेक्शन, आपकी जो एरो की डिपेंडेंसी की जो डायरेक्शन है वो आपने चेंज कर देनी है, यानी कि अब जो है वो क्लास सी डिपेंड करे क्लास बी पर, क्लास बी डिपेंड करे क्लास ए के ऊपर। ये इन्वर्जन कहलाता है कि आपने जो एरो की डायरेक्शन है वो जो है वो आपने चेंज कर दी है। इसको जो है वो इन्वर्जन एक सोल्यूशन जो है वो आपने प्रोवाइड की है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं कि ये हमारे पास सिचुएशन थी, ठीक है, इस तरह से थी, और हमने ये करना है अब, ठीक है, हमने कुछ इस किस्म की जो है ना वो डिपेंडेंसी बनानी है। तो अब क्या है कि हमने ये जो क्लास ए और क्लास बी है, हमने क्या किया है, इन क्लासेस के बीच में हमने एक इंटरफेस बी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि उन फंक्शंस को एक्सपोज कर रहा है जो कि क्लास बी जो है वो क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि क्लास ए जो है वो अब इंटरफेस बी के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो एक्चुअल क्लास बी है वो भी इंटरफेस बी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, सेम हमने यही काम किया है कि अब जो इंटरफेस बी है और क्लास सी है उसके दरमियान हमने एक इंटरफेस सी इंट्रोड्यूस कर दिया है, और इसी तरह से जैसे ऊपर डिपेंडेंसी का आया है कि क्लास सी अब डिपेंडेंट है इंटरफेस सी के ऊपर, इंटरफेस बी जो है वो इस तरह सी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जो है वो क्या किया कि हमने जो है वो, अगर तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन में चेंज आती है किसी फंक्शन के, ठीक है, जो भी फंक्शन ये एक्सपोज कर रहा है, अगर ये क्लास बी के किसी फंक्शन के अंदर चेंज आती है क्लास बी या क्लास सी के अंदर, तो वो जो चेंज है वो इंटरफेसेस को चेंज किए बगैर वेलकम किए जाएंगे इन क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, इन क्लासेस के फंक्शंस में। तो इसी तरह जब अब टेस्टिंग का मसला भी हल हो गया कि जब कोई बंदा इनके यूनिट टेस्ट लिखेगा, ठीक है, इन क्लासेस के लिए यूनिट टेस्ट लिखना होगा, तो उसके लिए जो है वो बहुत आसान हो जाएगा कि वो इन डिपेंडेंसीज को मॉक कर सके। क्यों? क्योंकि जो आपके फंक्शंस के सिग्नेचर्स हैं वो अब चेंज नहीं हो रहे, बल्कि वो अब उन इंटरफेसेस में है। और अब उन इंटरफेसेस को जो है वो मॉक करना आपके लिए जो है वो
काफी हद तक जो है वो आसान है, राइट। तो डिपेंडेंसी इस तरह आपने इन्वर्ट कर दी है। अब अगर हम कोड की तरफ चलें और कोड में आप जो है ना कोड वाइज आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास जो है ना वो लेट्स सपोज डिफरेंट तरह के डेटा स्टोरेज आपको पता है, और हमारे पास जो डिफरेंट मतलब कह लें जैसे कैशे है या डेटा बेसेस हैं, तो आपके पास जो है ना वो डिफरेंट इंटरफेसेस हैं फॉर एग्जांपल डेटा स्टोरेज के लिए। अब फॉर एग्जांपल हमने जो है ना वो जो डेटा स्टोरेज है वो कैशे के थ्रू जो है ना हमने इम्प्लीमेंट करनी है। अब यहाँ पे जो है ना ये कैशे की क्लास है और यहाँ पे इंटरफेसेस हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए। हम डायरेक्टली जो कैशे के फंक्शंस हैं यानी कि जैसे ऐड की, रिमूव की, एविट की, ये जो हम ना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल अब एक क्लास है, ठीक है, आउटर लेवल मॉड्यूल है, ठीक हो गया, जो कि इन फंक्शंस को कॉल कर रहा है, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जांपल ऐड की का फंक्शन जो कि इस कैशे की क्लास के अंदर स्टोर है, तो उसको जो है वो कॉल करे। तो इसका मतलब है कि यूजर प्रोफाइल की जो क्लास है इसको इन एक्चुअल ये जो अंदर कैशे स्टोर के अंदर जो फंक्शंस हैं इनकी इंप्लीमेंटेशन का पता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यूजर प्रोफाइल उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर कोई चेंज हम इन फंक्शन में करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐड की का कोई सिग्नेचर बदलना पड़ गया, ठीक है, यहाँ पे, तो अब जो फंक्शन जो कॉलिंग फंक्शन है ऐड की का मेथड उसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने पैरामीटर्स जो हैं वो इंक्रीज कर दिए हैं, मैंने पैरामीटर्स जो हैं वो डिक्रीज कर दिए हैं, तो मतलब पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स मैंने चेंज कर दिए हैं, तो मुझे अब जो है वो कॉलिंग फंक्शन में भी उसको जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स अ डिपेंडेंसी, राइट। तो अब इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए था कि इसके बजाय अगर हम एक इंटरफेस कैशे स्टोर के नाम से हम एक इंटरफेस इंट्रोड्यूस करें और उसमें 3 फंक्शन जस्ट हम जो है ना एक्सपोज करें, और ये फंक्शंस जो हैं वो एक्चुअल कैशे क्लास के अंदर जो है ना इंप्लीमेंट हो। यानी कि देखिए मैंने कौन से फंक्शन जो है कैशे स्टोर में एक्सपोज किए हैं कि ऐड की, रिमूव की और एविट की। अब इसका फायदा क्या होगा ये देखें। अब इसकी जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वो एक्चुअल क्लास जो है वो उसको कैशे स्टोर को इंप्लीमेंट करी है। अब इसका फायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कल को मुझे कैशे की जो टेक्नोलॉजी है या जिस टाइप की कैशे आप स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं वो मैं चेंज कर देती हूँ, तो इंटरफेस स्टिल जो है वो नए कैशे के साथ आपकी फंक्शनैलिटी को फुलफिल करेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल इंप्लीमेंटेशन अब अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, मगर आउटर लेवल मॉड्यूल जो है वो उसके ऊपर अब डिपेंडेंट नहीं है। अपने लोअर लेवल मॉड्यूल के ऊपर जो है वो आउटर लेवल मॉड्यूल जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। अब जो डिपेंडेंसी है वो हमने इन्वर्ट कर दी है एक इंटरफेस के जो है ना वो इंट्रोड्यूस होने से। तो क्या है कि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन अगर चेंज हो भी जाती है तो जो डिपेंडेंसी है वो स्टिल सर्विंग क्लास और इंटरफेस के दरमियान है, ठीक हो गया। तो ये एक फायदा है आपको डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल का, जिसमें आपकी जो डिपेंडेंसी है वो हाई लेवल मॉड्यूल्स की, लो लेवल मॉड्यूल्स की एक दूसरे के ऊपर या इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं होती, बल्कि एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर होती है, इंटरफेसेस के ऊपर होती है। तो अभी अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये जो डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं ये शायद आप कहीं ना कहीं बीइंग अ सॉफ्टवेयर डिजाइनर आप जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को यूज करते हुए जो है आप अपने सिस्टम के डिजाइन करते हो और इन प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं अपनी इम्प्लीमेंटेशन में और अपने सिस्टम के डिजाइन में आप यूज करते हो। बट अब आपको पता चल रहा है कि वो जो आप यूज कर रहे हैं तो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप यूज कर रहे हैं, और कौन से ऐसे इश्यूज हैं या कौन से ऐसी करंट सिनेरियोज हैं डिजाइन के प्रॉब्लम्स में जो कि आपके सॉफ्टवेयर को मेंटेनेबल होने से, रीयूजेबल होने से, फ्लेक्सिबल होने से जो है ना वो महरूम कर देता है। और आपको अब कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनका ध्यान रखते हुए अपने डिजाइन को, अपने एक स्मार्ट डिजाइन जो है जो कि चेंजेस को जो कि इनएविटेबल है उनको वेलकम करता हो। अब अगर थोड़ा सा रिकैप करूं तो जो आपका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल था वो किसके ऊपर, पर्पस उसका क्या था, वो क्लास की क्रिएशन के ऊपर या क्लास के इंटरनल डिजाइन के ऊपर जो है वो फोकस था कि क्लास के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो जो अपने क्लास को असाइन करनी है वो किस तरह असाइन करनी है। जबकि जो आपका ओपन क्लोज प्रिंसिपल था वो किस पे किस चीज को एड्रेस कर रहा था, वो एक्सटर्नल कंसर्न्स को, कि हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्लास की वो किस तरह जो है वो स्प्लिट करनी है, या ये किस तरह ऐसे हम फंक्शनलिटी अचीव करें कि जो बिहेवियर है वो आपकी क्लास का जो भी अब इस वक्त रिक्वायर्ड है वो एक्सटेंड हो सके या रिप्लेस हो सके, इंस्टेड ऑफ कि आपको अंदर से इंटरनली मैकेनिकली आप कह लें कि इंटरनली जो है ना वो आपको जाके अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना पड़े। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।